ज्यादा अन्याय तो दलितों के पास हो रहा है। कल को ये करेंगे कि भाई हरिजन एक्ट भी नहीं लिखा जाएगा, कोर्ट ने कहा जाति आधार पर, भाई जाति के आधार पर ही तो हरिजन एक्ट लिखा जाता है। भेदभाव एक अखिलेश जी का भी वायरल हुआ है हरिजन एक्ट को लेके, SC/ST एक्ट को वो हरिजन एक्ट कह रहे हैं, तो मतलब आप तो देख ही रहे हैं क्या चीजें चल रही हैं, सब ही असंवैधानिक है। बहुजन समाज पार्टी की अगर शुरुआत देखेंगे, बहन जी की शुरुआत ही तो हरिजन शब्द से हुई, वहीं से बहुजन समाज पार्टी बहन जी की छवि उछल के आती है जब उसका विरोध करती हैं हरिजन शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। और ये वही लोग हैं जो गांधी के हरिजन कह के अपना चलाते रहते थे। तो ये असंवैधानिक शब्द है अखिलेश यादव जी को। जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने PDA का नारा दिया, बहुजन समाज जग चुका है कि केवल PDA का नाम देने से काम नहीं चलेगा, उस पे काम भी होना चाहिए। इतना विद्वान और डिग्रियां और इतना नॉलेज होने से लोग जो विरोधी है वो मुझसे नहीं डरते। उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि मैं शीलवान हूँ। ये बात बाबा साहब कहते हैं। क्या एक ऐसे नेता या ऐसे नेतृत्व की तरफ इस देश के बहुजन समाज के युवाओं को जाना चाहिए जिन पर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। 2027 में अगर बहुजन समाज पार्टी ऐसे ही एक्टिव रहती है, समाज से मिलती है, जुड़ती है, घर घर जाके प्रचार प्रसार करती है, जैसे माननीय श्री कांशीराम साहब कैडर चलाते थे, अगर बहुजन समाज पार्टी फिर से पुराने दौर में आती है, पुराने नेताओं को लाती है, तो बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब, इनके 9 अक्टूबर पर जो परिनिर्वाण दिवस होता है, इस परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर बहुजन समाज पार्टी के जरिए एक विशाल रैली का आयोजन लखनऊ के माननीय श्री कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। तमाम तरीके की बातचीतें हो रही है कि आखिर इस पूरे कार्यक्रम में किस तरीके से जमावड़ा होगा, और अनेकों तरीके के मुद्दे इस वक्त है पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट श्रीकांत अंबेडकर जी है, जिनसे जानने समझने की हम कोशिश करेंगे कि बसपा के इस रैली का पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीति में क्या असर होगा। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रमुख अखिलेश यादव के जरिए दिया गया बयान, आरक्षण पर तमाम तरह के सवाल निशान जो खड़े किए जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ हाल ही में सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो चंद्रशेखर आजाद का है, जो इस वक्त प्रतिक्रियाओं के सिलसिले में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, उस पर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया, वो तमाम चीजें हम समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के हमारे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। 9 अक्टूबर माननीय कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। बात कही जा रही है कि ये बसपा के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक दाव है। कितना ज्यादा आवश्यक हो जाता है इस रैली को बसपा के लिए करना, और इसका सियासत का पूरा 27 के चुनाव पर प्रभाव? देखिए, जिस प्रकार आप देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो रुतबा हुआ करता था वो अब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी से जो बहुजन समाज था वो दूसरी पार्टियों में शिफ्ट होता आपको दिख जाएगा। BSP का आप वोट बैंक भी देख सकते हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी अच्छा नहीं कर पा रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी होने का जो दावा है वो भी कहीं ना कहीं इस समय दिक्कतों में है, वो भी दर्जा भी जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी का अगर आप देखेंगे तो जो ग्राफ है वो गिरता चला रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने 9 अक्टूबर को लखनऊ में माननीय श्री कांशीराम स्मारक स्थल पर जो गैदरिंग की बात की वो बहुत बड़ा है, और हमें लगता है कि पूरे देश से लोग यहाँ पर जुटेंगे। और ये गैदरिंग बहुजन समाज पार्टी ने ही पहले इस ग्राउंड को फिल किया था, और इस बार फिर से बहुजन समाज पार्टी ही इसको फुल करेगी। आपकी जहां तक नजर जाएगी वो आपको लोग ही लोग चारों तरफ 9 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेंगे। बहन मायावती के जरिए लंबे समय के बाद इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, और अमूमन तौर पर बसपा बाबा साहब की जयंती हो, फिर माननीय कांशीराम साहब की जयंती, या फिर माननीय कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस हो, ऐसे मौके पर ये कार्यक्रम करती है। इस कार्यक्रम के मायने क्या होंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में? 2027 के चुनाव में भाजपा है, समाजवादी पार्टी है, इसके लिए किस तरीके से क्या टक्कर बना पाएगी, या फिर एक शक्ति प्रदर्शन हो पाएगा जिस मुताबिक बसपा उम्मीद लगा रही? बिल्कुल होगा। बहुजन समाज पार्टी ने जिस हिसाब से प्लान किया है, जैसे सोशल मीडिया पे अभी देखेंगे तो लखनऊ चलो 9 अक्टूबर, लखनऊ चलो हो रहा है, और राजनीतिक तौर में भी बड़ा हलचल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियों में भी बड़ा दिक्कत उनमें चल रही है कि भाई साहब अब तो गए। अगर बहुजन समाज पार्टी ने अपने समाज के लोगों को जगा लिया, बहुजन समाज पार्टी ने जो इनके वोट बैंक जो कोर वोट था, जिनको मैं खींच के लाया हूँ बहला फुसला के PDA के नाम पे या फलाना ढिमकाना के नाम पे, वो अगर फिर से जाग गई, बहुजन समाज पार्टी ने उनको जागरूक कर दिया, तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। और बहुजन समाज पार्टी अगर अच्छे से मैदान में आ गई तो 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये भी इंतजार है कि देखा जा रहा है कि 9 अक्टूबर को जब बहन मायावती के जरिए इसी जगह पर मतलब माननीय कांशीराम साहब के जो स्मारक स्थल बनाया गया है, यहाँ पर जब उनकी मौजूदगी होगी
तो उनके जरिए क्या कुछ कहा जाएगा और वो बातें उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कितनी ज्यादा आवश्यक हो जाएगी, इस बात का भी समाजवादी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे हैं। ये अभी हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जो पीडीए की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो मुद्दों पर अपनी सियासत कर रहे हैं, क्या इसका भी असर लोकसभा चुनाव में जो देखा गया, क्या आने वाले समय में भी ऐसा देखा जाएगा? बहुजन समाज जग चुका है। बहुजन समाज जो है, जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, बहुजन समाज जग चुका है कि केवल पीडीए का नाम देने से काम नहीं चलेगा, उस पे काम भी होना चाहिए। आए दिन बहुजन समाज पे अत्याचार हो रहा है, उस पीडीए पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हर एक मुद्दे पर अब अखिलेश यादव भी मुखरता से बात करते हुए नजर आते हैं। दलितों के मुद्दे पर, आदिवासियों के, पिछड़ों के और मुस्लिम तबके के मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं उनकी बातें वो होती तो है। आपने वीडियो एक अखिलेश जी का भी वायरल हुआ है, हरिजन एक्ट को लेके, SC/ST एक्ट को वो हरिजन एक्ट कह रहे हैं। तो मतलब आप तो देख ही रहे हैं क्या चीजें आप चल खुद रही हैं। एक वकील है, एडवोकेट है, तो अखिलेश यादव ने SC/ST एक्ट को जो हरिजन एक्ट कहा, क्या मंशा होगी, क्या चल रहा उनके देखिए, दिमाग हरिजन शब्द ही असंवैधानिक है। बहुजन समाज पार्टी की अगर शुरुआत देखेंगे, बहन जी की शुरुआत ही तो हरिजन शब्द से हुई। वहीं से बहुजन समाज पार्टी, बहन जी की छवि उछल के आती है जब उसका विरोध करती हैं हरिजन शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। और ये वही लोग हैं जो गांधी के हरिजन कह के अपना चलाते रहते थे। तो ये असंवैधानिक शब्द है। अखिलेश यादव जी को इन शब्दों से बचना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा हरिजन जैसे शब्द का प्रयोग करेगा, उससे समाज में एक गलत फर्क पड़ेगा। तो उनको बचना चाहिए इन शब्दों से। तो ये चीज हम समझ रहे हैं कि लगातार हरिजन शब्द का इस्तेमाल होना और पीडीए की एक तरफ बात करना, आखिर ये सियासत का कौन सा मोड़ है? क्या अखिलेश यादव दो नावों पर सवार होकर कहने की सियासत कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इधर भी बैलेंस बना रहे, उधर भी बैलेंस बना रहे, लेकिन बहुजन समाज जाग चुका है। उसको पता चल गया है कि जब भी दमन हमारे पे होता है तो कोई देखने वाला नहीं है। मुस्लिम समाज पे जब दमन होता है कोई देखने वाला नहीं है। आपने देखा आजम खां जी काफी समय के बाद छूट के आते हैं, जमानत पे आते हैं, कोई बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी का उनसे मिलने नहीं जाता है। तो मुस्लिम समाज भी जग चुका है। और 2027 का जो इलेक्शन आएगा, कुछ तो भी बड़ा होगा, देखने लायक होगा कि जो जनता है वो किधर शिफ्ट होती है, वो किधर शिफ्ट होती है, किसकी सरकार बनती है। आजम खान का नाम लगातार चर्चाओं में है, आपने जिक्र भी किया है, और उनकी जो शिरकत है वो बहुजन समाज पार्टी में होगी, ये लगातार बातचीत चल रही है। क्या उस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है? अगर अनुमान लगाइए कि आजम खान बसपा में आ जाते हैं तो बसपा में क्या बदलाव या फिर क्या उसका प्रभाव होगा? अगर आजम खां जी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करते हैं तो जो मुस्लिम और दलित का समीकरण है वो बेहतर तरीके से बन जाएगा। वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी फायदेमंद होगा। जो लोग दूर भाग रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज के लोग भी, और उसके साथ में जो मुस्लिम तबका है वो जो दूर भाग रहा है बहुजन समाज पार्टी से, अगर आजम खां जी आते हैं तो उससे दलित मुस्लिम का समीकरण बनेगा और वो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। यूपी में बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती से 2027 का चुनाव लड़ेगी। एक बात है कि उन्होंने इनकार नहीं किया है। जब उनसे सवाल पूछा गया मीडिया के जरिए तो उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी में आजम खान जाएंगे, आप उनसे ही उस सवाल का जवाब या विश्लेषण मांगे। उन्होंने साफ तौर पर इनकार नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा है कि नहीं, मैं बसपा में शामिल नहीं होऊंगा। तो अभी भी अटकलें है और कहीं ना कहीं क्या लगता है कि 9 अक्टूबर को बहन मायावती इसी पार्क से जो संबोधन करेंगी, क्या वहां पर उस कार्यक्रम में आजम खान की मौजूदगी हो सकती है? ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है? जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे हलचल मची हुई है और उधर से कुछ क्लियर कट स्पष्टीकरण नहीं आ रहा आजम खां जी की तरफ से, तो अनुमान लोगों का है कि हो सकता है, हालांकि बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन हो सकता है आजम खां जी 9 अक्टूबर को इस ग्राउंड में आपको दिख जाए। अगर वो दिख जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लिए जो टकराव बना हुआ है वो कहीं ना कहीं फिर से एक होगा, दलित बहुजन समीकरण बनेगा और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आजाद समाज पार्टी के इकलौते सांसद नगीना से चंद्रशेखर आजाद इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में। एक वीडियो भी उनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके ऊपर आगे बात करेंगे। लेकिन उन्हीं के माध्यम से 9 अक्टूबर को इसी लखनऊ में और एक कार्यक्रम का आयोजन करना और वहां पर एक बड़ा जनसैलाब आने की कहने की उनके जरिए की गई गुजारिश, क्या जरूरत थी चंद्रशेखर आजाद को 9 अक्टूबर को लखनऊ में कार्यक्रम करने की? बचना चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग भी उसी दिन है
उसी दिन चंद्रशेखर भाई की भी मीटिंग है। लेकिन उनकी भी राजनीतिक पार्टी है, उनको अधिकार है इस कार्यक्रम को करने का। कांशीराम साहब की जो पुण्यतिथि है, उनका परिनिर्वाण है, कोई भी मना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी बचना चाहिए था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम भी है, आजाद समाज पार्टी का भी कार्यक्रम, लेकिन दोनों के जो लोग हैं वो बहुजन समाज ही हैं। दोनों में बिखराव होगा। जो अपोजिट पार्टियां हैं वो यही चाहती हैं, जो पुरानी कहावत है फूंक डालो राज करो, वही सारी चीजें चल रही हैं, और उसका शिकार बहुजन समाज की पार्टियों के लोग हो रहे हैं, बहुजन समाज के लोग हो रहे हैं। उसका फायदा वो लोग उठाएंगे, और यही होता आया है कि भारत में कहीं पर भी देखेंगे तो बहुजन समाज की सत्ता नहीं है, हर जगह दूर है, आबादी है, सत्ता में नहीं है। यही नुकसान बहुजन समाज को उठाना पड़ता है। तो बचना चाहिए था। हालांकि राजनीतिक पार्टी है तो वो अपना भी कार्यक्रम कर सकते हैं। हमको लगता है बहुजन समाज के लोग उसमें भी जाएंगे, इसमें भी जाएंगे। युवाओं की भीड़ भी आपको वहां देखने के लिए मिल सकती है। सोशल मीडिया पर जब चंद्रशेखर की बात आती है तो डॉक्टर रोहिणी घावरी का नाम जुड़कर ही साथ आता है। एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक पर, अनेक ट्विटर पर जो है शेयर किया है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ में उनका जो वीडियो कॉल है, उस वीडियो कॉल में चंद्रशेखर आजाद शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। अनेकों प्रकार के एलिगेशन लगाए हैं, उनकी एफआईआर नहीं हो रही है। तमाम जो उन्होंने उत्पीड़न के मानसिक और शारीरिक तौर पर जो इल्जाम लगाए, अभी तक एफआईआर नहीं हो पा रही, बात नहीं बन पा रही है। एफआईआर नहीं हो पा रही है तो उनको कोर्ट के लिए भी अप्रोच करना चाहिए। अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है, पुलिस से एफआईआर नहीं हो रही है, तो उनको कोर्ट के लिए अप्रोच करना चाहिए। कोर्ट से मांग करनी चाहिए कि हमारी एफआईआर नहीं हो रही है, तो कोर्ट एफआईआर वगैरह उनकी कराएगी। ये जो सारी चीजें चल रही हैं, हम लोग क्रिमिनल या अपराधी उसी को तभी मान सकते हैं जब उसमें दो चीजें हों, एक्टस रिया, मेंस रिया। जब तक दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक हम उसको अपराधी या दोषी नहीं। शब्दों में बता पाएंगे तमाम हम जो दर्शक है, जो आपकी वकीली भाषा है वो समझ। मेंस रिया होता है कि क्या आप चाह रहे थे कि वैसा ही हो। एक्टस रिया, आपने एक्ट कर दिया। दोनों चीजों का होना जरूरी है। कि मान लीजिए कि उनके साथ जो घटना हुई वो चाह भी रहे थे, हुआ भी, अगर दोनों चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो दोषी माने जाएंगे। कोर्ट में इनको अप्रोच करना चाहिए, एफआईआर की मांग करनी चाहिए कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, हमारा शोषण हुआ। सोशल मीडिया पे उनका भी आया कि अगर नहीं सुनी जाएगी तो जहर वगैरह खा लेंगे। लोगों का भी अच्छा प्यार देखने को मिल रहा है, समाज के लोगों को भी निकल के आना होगा। और बहुजन समाज की एक महिला एफआईआर की मांग कर रही है, वो नहीं हो पा रही, जो दुखद है। होना चाहिए था, उसकी जांच हो, कौन दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत को लेकर ये बात कही जाती है कि ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत की ये भी सच्चाई है कि ये जाति प्रधान देश भी है। और इसी के साथ साथ जब जाति की बात आती है तो पुरुष सत्ता की जो व्यवस्था है वो सबसे ज्यादा प्रभावी है। क्या कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी तमाम सबूतों के बावजूद भी उनकी बात लोग समाज नहीं स्वीकार कर पा रहा? अभी भी बड़ा तबका है कि चंद्रशेखर आजाद को सही मानता है, वो नजर आ रहा है। कह सकते हैं, क्योंकि भारत पुरुष प्रधान देश रहा है और झुकाव लोगों का रहता है। लेकिन पहले से चीजें सुधर रही हैं, सारी चीजों में परिवर्तन हो रहा है। तो कोर्ट है, कोर्ट की तरफ अप्रोच करके वो एफआईआर की मांग करे, और लोगों को निष्पक्ष जांच करनी होगी, प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी होगी, कोर्ट को भी निष्पक्ष जांच कर जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कहते हैं कि मैं इतना विद्वान हूँ, है ना, मेरे पास तमाम तरीके की डिग्रियां है, लेकिन इतना विद्वान और डिग्रियां और इतना नॉलेज होने से लोग जो विरोधी है वो मुझसे नहीं डरते। उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि मैं शीलवान हूँ। ये बात बाबा साहब कहते हैं। मान्यर कांशीराम साहब का भी पूरा आप जीवन देखेंगे तो उनका पूरा जीवन जो पाक साफ रहा, और उसके बाद बहन मायावती भी उसी रास्ते पर हमको देखने को मिलती है। लेकिन बहुजन आंदोलन की जब कोई व्यक्ति बात करता है तो उसका चरित्र स्पष्ट होना, है ना, पारदर्शी होना कितना ज्यादा आवश्यक हो जाता है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप राजनीतिक तौर पे बहुजन समाज की विचारधारा को, बहुजन समाज को मजबूत कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि क्या सारी चीजें चल रही हैं समाज को पता होनी चाहिए। सही है या गलत है समाज को पता, उनको आप छिपा नहीं सकते हैं। तो बहुत जरूरी है आपकी बेहतर छवि हो, आप पे कोई सवाल ना किए जा सके। बहुजन समाज की जितनी भी लीडरशिप अब तक रही, अभी तक कोई सवाल उन पे नहीं उठता आया है। बहन कुंवारी मायावती जी को भी अगर आप उठा के देखेंगे तो आज तक उनकी बिल्कुल साफ सुथरी छवि है। चंद्रशेखर भाई की छवि में ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो प्रश्न चिन्ह बनता चला जा रहा है। इसको स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्पष्ट होगा तभी बहुजन समाज और बड़े जोड़ी, तभी बहुजन समाज आपसे और बेहतर तरीके से जुड़ेगा। सबूत सारे सोशल मीडिया पर है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ, और उसके बाद भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद इन तमाम बातों को लेकर सफाई भी नहीं दे पा रहे हैं ठीक तरीके से, जिस मुताबिक चीजें होनी चाहिए थी।
बड़ा झुकाव है युवाओं का चंद्रशेखर आजाद पर भी, आजाद समाज पार्टी पर। तो क्या एक ऐसे नेता या ऐसे नेतृत्व की तरफ इस देश के बहुजन समाज के युवाओं को जाना चाहिए जिन पर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं पर वायरल? भारत में बहुत सारे नेता हैं जिन पे आरोप लगे हैं, वो सिद्ध नहीं हुए हैं। तो जब तक सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग उसको दोषी नहीं कह सकते हैं। अगर सिद्ध हो जाता है तो बहुजन समाज के युवाओं को दूर हटना, तो एफआईआर भी नहीं हो रही जैसे कोर्ट के लिए अप्रोच करना चाहिए। वो कोर्ट के लिए अप्रोच करें, निष्पक्ष जांच हो, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो पूरे देश के लोग, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वोटर है, सपोर्टर्स है, वो जानना समझना चाहते हैं कि 9 अक्टूबर को इसी स्थल पर, माननीय कांशीराम साहब के स्मारक स्थल पर कितने लोगों का जो जनसैलाब उमड़ेगा और कितने लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश से आएंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम तो उत्तर प्रदेश के लिए है लेकिन संदेश इस मुताबिक गया है कि पूरे देश से लोग इस कार्यक्रम में होंगे। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ना, आपको भरा मिलेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ग्राउंड की जो गैदरिंग होगी वो फुल होगी, बाहर तक भी आपको लोग मिलेंगे। तकरीबन 10 लाख के करीब आपको लखनऊ जाम होगा। बिल्कुल होगा। बहुजन समाज पार्टी ने आह्वान किया है, फिर माननीय श्री कांशीराम साहब जी उस दिन नहीं है हमारे बीच, उनके विचार हैं और उन विचारों को सुनने के लिए, उन विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जो कार्यक्रम रखा है उसमें लाखों की भीड़ आएगी। पूरा लखनऊ आपको जाम मिलेगा, ट्रेनों में जगह नहीं मिलेगी, सारा जाम रहेगा आपको। तो एक आखिरी ये भी बता दीजिए कि 27 के चुनाव में बसपा को आप कहाँ देखते हैं? बसपा किस तरीके से फाइट कर रही है? बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ तो गिरा हुआ था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी फिर से एक्टिव हुई है, पुराने जोश में आई है। फिर से उसने एक प्लान बनाया है कि हमको बहुजन समाज के लोगों को जोड़ना है। आप आकाश आनंद को देख सकते हैं, युवा एक चेहरा है जो कि बिहार में उनकी बढ़िया जन सम्मान उनको मिल रहा है, जन समर्थन भी मिल रहा है। 2027 में अगर बहुजन समाज पार्टी ऐसे ही एक्टिव रहती है, समाज से मिलती है, जुड़ती है, घर घर जाके प्रचार प्रसार करती है, जैसे माननीय श्री कांशीराम साहब कैडर चलाते थे, अगर बहुजन समाज पार्टी फिर से पुराने दौर में आती है, पुराने नेताओं को लाती है, तो बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा हमने आपके बीच रखी है। इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।